हिंदी साहित्य की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्षितिज का दूसरा पार्ट, लहासा की ओर। लहासा एक स्थान का नाम है और यह रचना राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित है। यह यात्रा वृतांत है। प्रस्तुत यात्रा वृतांत में राहुल जी ने अपनी प्रथम तिब्बत यात्रा के एक अंश पर प्रकाश डाला है। सन 1929-30 में लेखक तिब्बत नेपाल के रास्ते से तिब्बत गया था। कौन से रास्ते से गया था? तिब्बत नेपाल के रास्ते से तिब्बत गया था। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है, जहाँ से होकर लेखक गए थे। फ्री कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, मतलब कोई रास्ता सीधा था और वह नहीं खुला था, जब तक जाने का रास्ता वह सीधा नहीं था, तो कहाँ से होकर जाते थे? नेपाल से। तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई देते हैं। मतलब जो किले थे जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, वहाँ पर अब किसानों ने अपना रहने का स्थान बना लिया है। आबाद मतलब बसे हुए, वहाँ पर लोग रहते हैं। कुछ किले हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त होता है त्यागा हुआ, जिसने चीनियों ने त्याग दिया था, ऐसा किला था। वहाँ चाय पीने के लिए हम ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। मतलब कुछ कष्ट है तो कुछ आराम की चीज़ें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं और नए औरतें पर्दा करती हैं। मतलब ये वहाँ की विशेषताएं भी हैं कि वहाँ ये जो बुरी प्रथाएं हैं ये नहीं हैं, जाति पाति की और छुआछूत की, और न ही औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जाते हैं। मतलब आप अच्छे वेश में होते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप उनके घर तक अंदर तक जाकर चाय पानी पी सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल भिखमंगे के जैसे दिखाई देते हैं, उनको वो घर में प्रवेश करने नहीं देते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। घर में कोई औरत होती है, सास होती है, बहू होती है, आप उसको बोल देते हैं चाय बनाने के लिए, तो वह आपको बनाकर जल्दी से दे देंगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले, मतलब ये है वहाँ की चाय की विशेषताएं हैं। वहाँ पर चाय को पहले चोंगी में कूटा जाता है, चाय के रंग जैसा उसको बनाया जाता है, और फिर उसमें मक्खन डाला जाता है, और फिर उसको टोटीदार बर्तन में डालकर पिया जाता है। मिट्टी के बर्तन में डालकर पीते हैं। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया, रास्ते का किराया मांगने आया। यहाँ भी हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहने के लिए भी अच्छी जगह। हम कहने का मतलब उस समय वो भिखमंगे के वेश में थे, फिर भी उनको रहने के लिए अच्छी जगह मिली। लेकिन एक बार वो अच्छे वेश में नहीं थे। जब अच्छे वेश में नहीं थे तब तो रहने के लिए अच्छा स्थान मिला, और जब अच्छे वेश में थे तब उनको रहने के लिए अच्छा स्थान नहीं मिला। 5 साल बाद लेखक जब घोड़े पर सवार होकर इस रास्ते से गया तो किसी ने भी उसे रहने के लिए स्थान नहीं दिया। अब हमें सबसे विकट ढांढा थोंगला पार करना था। अब वो कहाँ पहुँच गए? थोंगला। ढांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते थे। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता था। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। मतलब वो स्थान ऐसा था जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। डकैत पहले आदमियों को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से मार दें
डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहाँ वैसी सूरत देखते टोपी उतार कर जीभ निकाल कर कुची कुची एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ चलेंगे। मतलब उनको वहाँ से कैसे होकर गुजरना पड़ता था, भिखमंगे के वेश में, जीभ निकाल कर टोपी हाथ में लेकर और कुची कुची मतलब दया दया दया, हम पर दया करो, हम पर दया करो, ऐसा कहते हुए उनको आगे गुजरना पड़ता था। लेखक बताता है कि उसने सुमति के साथ मिलकर एक जगह चाय पी। दोपहर के वक्त दोनों ढांडे पर जा पहुंचे। यह स्थान समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचाई पर है। ऊंचे चबूतरे से पहाड़ बिना बर्फ तथा हरियाली के दिखाई दे रहे थे। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां थी। सबसे ऊंचे स्थान पर ढांडे के देवता का स्थान था। वहां के देवता का स्थान था ढांडे पर, जहाँ पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग तथा रंग बिरंगे रंगों की झंडियाँ थी। ये उस देवता के पास थी सारी चीज़ें। अब उतराई का स्थान आ गया, लेकिन लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा। लेखक ने सोचा कि शायद वह थक गया है, इसलिए वह पीछे रह गया है। एक स्थान पर 2 रास्ते फूट रहे थे। लेखक बाएं रास्ते से 1.5 मील तक आगे चला गया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। मतलब वहां पर लेखक रास्ता भटक गया। वापिस आकर लेखक सही रास्ते पर चलने लगा। शाम 4-5 बजे वह गांव पहुंचा। वहां सुमति उनका इंतजार कर रहा था। वह थोड़े गुस्से में था, लेखक के बताने पर कि उसका कोई कसूर नहीं है। सुमति शांत हो गया। लेखक लंगकोर में दोनों को ठहरने के लिए एक अच्छा सा स्थान मिल गया, जहां उन्होंने सबसे पहले चाय सत्तू खाया। फिर रात को उन्होंने थुक्पा पिया। थुक्पा एक वहाँ का पेय पदार्थ है जो नशीला होता है। जैसे शराब होती है ना नशीली, ऐसे ही थुक्पा वहाँ का पेय पदार्थ होता है। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे। एक ऐसा मैदान जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। गंडा होता है जो हाथ पर वो धागा बांधा जाता है, उसको गंडा बोलते हैं। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। सुमति वहीं का रहने वाला था और उसकी बहुत जान पहचान थी। बहुत घरों में वह जाता था और गंडे बांटता था। अब लेखक को डर था कि एक बार सुमति यदि चला गया तो बहुत दिनों तक वापस नहीं आएगा, इसलिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हम भरिया ढूंढने की कोशिश की, भारवाहक बोझ ढोने वाला, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप से चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े को सिर से ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। मतलब जिस तरफ सूरज होता है उस तरफ बहुत तेज सूरज लगता है, गर्मी लगती है और पीछे सर्दी लगती है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमिति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार और चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। विहार जैसे मंदिर जैसे होते हैं ना, मठ, अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम करने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। वहाँ पर एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है और वह देखता है कि लोग वहाँ पर काम करते हैं नहीं करते हैं, तो वह वहाँ राजा के समान उन पर अपना हक जमाता है। और वहाँ पर काम करने के लिए लोग बेगार में मिल जाते हैं, जिसको वेतन नहीं देना पड़ता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था
कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन अनुवाद की, बुद्ध महात्मा बुद्ध अनुवाद की हस्तलिखित हाथ से लिखी हुई, कौन सा समास हो गया, हाथ द्वारा लिखी हुई तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष, 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं थी। मतलब एक एक पोथी का वजन कितना था, 15-15 किलो। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। अब मैं पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उस दिन दोपहर बाद चले गए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो वह पुस्तकों के भीतर था। लेखक वहाँ पुस्तकें पढ़ने में, मठ में इतना लीन हो गया कि उसे सुमति के जाने का भी पता नहीं चला कि सुमति वहाँ से कब चला गया। और वह उन हस्तलिखित पोथियों को पढ़ने में बहुत लीन हो गया। तो यह हो गया आपका पाठ कंप्लीट। तिब्बत की भूमि अनेक जागीरों में बट पड़ी है। मतलब अनेक अलग अलग लोगों के हाथों में बांटी गई है। अलग अलग लोग उस पर अपना काम करते हैं और वहाँ पर जो काम करवाने के लिए लोग हैं वो बेगार में मिल जाते, मुफ्त में ही मिल जाते हैं।